Good afternoon, everyone. Today is 21st April, and we shall be discussing these five important articles. First is ईरान वॉर के चक्कर में एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है. दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजर क्राइसिस. आज अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो इसको हम उस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे. दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर से ही लिया हुआ है, वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. लेकिन कहाँ पे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं उसमें इंडिया के क्रॉप का acceleration हो रहा है in terms of diversification. Third is from the space. We will be discussing G20 satellites. Fourth is Bharat Maritime Insurance Pool, BMI pool जिसे कहा गया है. And then we would be discussing प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3, मतलब थर्ड स्टेज का. But before we go there, uh, let me share with you few announcements. First is regarding GS Foundation Batch. ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेटर सुटेड है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. एंड ये जो है ये 4 टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल है. इसमें से किसी भी टाइम स्लॉट में आप ज्वाइन कर सकते हो. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, सो हाइब्रिड वे में है. इट विल हेल्प यू टू रीच फ्रॉम जीरो टू हीरो with the help of personalized guidance. For further details, you can contact on the number mentioned on your screen. ये जो दूसरा है ये है प्रीफिट इनिशिएटिव. दिस इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम है ये, स्पेशली एमसीक्यू से बनाया हुआ है. 15,000 एमसीक्यूज है, आउट ऑफ विच 3,000 प्लस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है. एंड 12,000 जो है वो पेड कोर्स का पार्ट है, जिसमें 120 टेस्ट है. 30 30 30 ऐसे इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट टेस्ट है. एंड अनदर 30 टेस्ट आर फॉर लाइक ओवरऑल 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिमुलेशन, and 10 are CSAT test. ये अब 799 में अवेलेबल है, बट फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस करें, जिसमें हर रोज हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ये और प्रीफिट या कोई भी और इन्फोग्राफिक्स हो, वो आपको TCP के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड इट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन is regarding the fertilizer challenge amid this Iran war. What does it refer to? It refers to the fertilizer supply crisis. India is agricultural economy, largely, मतलब large population is dependent on agriculture, and उस पे भी मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर है, स्पेशली यूरिया के ऊपर. बट ये अब क्राइसिस फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन वेस्ट एशिया. ट्रिगर कहाँ से हुआ था? ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, चोक कर दिया ईरान एंड यूएस के क्राइसिस में, इस वॉर के टसल में. It has impacted both. It has impacted fertilizer import as well as LNG supply. Liquefied natural gas जो होता है वो जरूरी होता है फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए. अगर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं इंडिया, करना चाहता है इंडिया, तो उसके लिए चाहिए होगा ये LNG. वो भी चोकअप हो गया है, तो मतलब इंडिया ना बाहर से मंगा सकता है ना खुद बना सकता है. ऐसे क्राइसिस में फंस चुका है. अब थोड़ा सा ये वॉर के बाद में देखिए क्या चेंज हुआ है. $510 पर टन का जो प्राइस था वो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है ड्यूरिंग दिस क्राइसिस. जो अभी खरीफ मौसम है, मतलब अभी जो बारिश होगी उसके टाइम पे हमको चाहिए होगा लगभग 20 मिलियन टन ऑफ यूरिया. वो कहाँ से आएगा? अभी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो लगभग 5.5 मिलियन टन का है, मीनिंग लगभग 15 मिलियन टन का शॉर्टेज होगा. करंटली 2.5 मिलियन टन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, वो अब नीचे आ चुका है 1.5 मिलियन टन प्रोडक्शन पर मंथ. व्हाई? बिकॉज LNG नहीं आ पा रहा है. करंटली इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसमें से 40% यूरिया एंड लगभग 60% ऑफ LNG कम्स फ्रॉम गल्फ, दैट इज फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वही ब्लॉक लग गया. व्हाई दीज फर्टिलाइजर्स क्रिटिकल? बिकॉज ऑब्वियसली
ये बैकबोन है इंडियन एग्रीकल्चर का, ग्रीन रिवॉल्यूशन मॉडल का बैकबोन है ये फर्टिलाइजर। दूसरा, इंडिया में 39 से 40 मिलियन टन यूरिया एनुअली कंज्यूम होता है, यूज होता है। इट विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, ऑन क्रॉप यील्ड्स एंड ऑन इन्फ्लेशन। ये जो क्राइसिस हुआ है उसके कॉजेस क्या है? फर्स्ट, मेरीटाइम डिसरप्शन, हॉर्मुज बंद कर दिया है। दूसरा, इंडिया की जो डिपेंडेंसी इनपुट के ऊपर है वो बहुत ज्यादा है। वी फॉर इम्पोर्ट we we have to rely on ammonia, sulfur, LNG. Then third issue is of price shock. पूरा जो ग्लोबल सप्लाई है वो स्क्वीज हो चुका है। सप्लाई कम हो जाएगा तो, और डिमांड कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस का स्पाइक होगा ही, तो इसके वजह से प्राइस शॉक हुआ है। अब गवर्नमेंट इस सिचुएशन को मैनेज करने का कोशिश कर रहा है, बट हाउ इज इट डूइंग इट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने इंपोर्ट सोर्सेस को। मतलब सिर्फ गल्फ से डिपेंडेंस हटाकर मोरक्को है, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जो रिलेटिवली अभी पीसफुल एरिया है, वहां से इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए एक लार्ज यूरिया टेंडर निकाला हुआ है। फिर जो जो लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट हो सकती है वो कर रहा है, जैसे कि शिपमेंट की डेडलाइन जो है उसको एक्सटेंड कर चुका है, या ऑल्टरनेटिव्स जो है यूरिया के उसको प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। चैलेंजेस क्या है? एक, जोग्राफिकली फिजिकली ये चोक पॉइंट है ना, ये चोक पॉइंट का तो कंस्टेंट है ही। फिर सब्सिडी का बर्डन भी राइज हो रहा है। ये यूरिया जो इंडिया में मिलता है वो 100% सब्सिडाइज है, और गवर्नमेंट ने लगभग 2012 से जो यूरिया का रेट फिक्स कर रखा है वो अभी भी उतना ही है। लेकिन अगर $550 से अगर वो ऑलमोस्ट $1000 तक पहुंच चुका है यूरिया का इंटरनेशनल मार्केट रेट, तो एडिशनल जो बर्डन सब्सिडी की वजह से आएगा तो गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा। अब इनको इंपोर्ट करते हुए शिपिंग और इंश्योरेंस का रिस्क भी है, उसका चार्ज बढ़ जाता है। दो LNG ही नहीं है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो गया। एंड इस सब चक्कर में जो भी अवेलेबल है वो उसमें ब्लैक मार्केटिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। सो दीज आर चैलेंजेस। इट आर दिस दीज आर गोइंग टू हैव सीवियर इम्प्लीकेशंस ऑन एग्रीकल्चर। खरीफ है, रबी है, ये इनके ऊपर इम्पैक्ट होगा ही। चलो खरीफ का तो क्या है कि शॉर्ट टर्म में मैनेजेबल हो जाएगा, लेकिन रबी तक अगर नहीं इशू सॉर्ट हुआ तो इट इज गोइंग टू हैव सीवियर इम्पैक्ट। इकोनॉमिकली फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फार्मर्स के लिए इनपुट शॉर्टेज होगा तो यील्ड भी लॉस होगा, मतलब प्रोडक्शन बहुत कम होगा। तो हाउ आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? सबसे इंपॉर्टेंट होगा, नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करो। जो बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोस्टिमुलेंट। इनको प्रमोट करो। जो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी है उनको इम्प्रूव करो। फर्टिलाइजर्स का फोर्टिफिकेशन करना होगा, प्रिसाइज एग्रीकल्चर को फॉलो करना होगा। डोमेस्टिक कैपेसिटी है, स्पेशली LNG के अल्टरनेटिव जो है उनको इंक्रीज करना होगा। लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, बट देन जब तक LNG का सप्लाई स्टिमुलेट या स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाता तब तक वैसे भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम ही रहेगा। Let's try and solve these MCQ. First, India's fertilizer crisis is primarily linked to disruption of it is Strait of Hormuz. Second MCQ, the main feedstock for urea production affected in the crisis is LNG, liquefied natural gas. सेकेंड आर्टिकल पढ़ते हैं, इट इज अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन कौन से क्रॉप? जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं उनके डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। अब हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन से होते हैं? उसमें आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये होते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स। कुछ डेटा देख लेते हैं। इंडिया का जो हॉर्टिकल्चरल आउटपुट है वो लगभग 370 मिलियन टन था पिछले एक साल में। जो ग्रॉस वैल्यू के परस्पेक्टिव से देखोगे तो 37% ऑफ एग्रीकल्चर जो GVO है, दैट वाज फ्रॉम दीज हाई वैल्यू क्रॉप्स।
एग्रीकल्चर में यही एरिया है जो सबसे हाईएस्ट स्पीड में बढ़ रहा है, 4.45, मतलब 4.5% से लगभग बढ़ रहा है। अब ग्लोबल पोजीशन में फॉर एग्जांपल ओनियन में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, इसमें इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है। ये क्यों जरूरत है? एक तो ये इनकम बढ़ा देता है। राइस हो, व्हीट हो, इनके कंपेरेटिवली ये हाई वैल्यू क्रॉप जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देता है। दूसरा, ये विटामिन्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रीच होता है, सो इट गिव्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। थर्ड, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है बिकॉज एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर, स्पेशली ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, सब्जी है, फल है, वो लेबर इंटेंसिव है। फोर्थ, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है, सो एक्सपोर्ट का हाई पोटेंशियल होता है। अब कुछ रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लानी होगी। जो कोस्टल रीजन है वहां पे कोकोनट, कैशू, कोकोआ, ये क्रॉप्स ले सकते हैं। प्रीमियम एक्सपोर्ट के लिए ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, साम एंड रेस्ट ऑफ द 7 स्टेट्स, उसमें की क्रॉप है अगरवुड का, जो फ्रेग्रेंस में यूज होता है। इसमें लगभग 2000 करोड़ का सिर्फ ऊद का मार्केट है। हिमालयन रीजन में जाओगे तो वॉलनट है, आलमंड्स है, पाइन नट्स है। डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है इसमें। तो हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस ड्यूरिंग एग्जिस्टिंग राइस, व्हीट और ग्रेन dependent agriculture? First, we can utilize intercropping. Cocoa with coconut, areca nut, it maximizes the land productivity. फिर जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है या डायरेक्टर ऑफ कैशूनट एंड कोकोआ डेवलपमेंट है, ये लोग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देते हैं। फिर वो ब्रांडिंग हो, प्रमोशन हो या फाइनेंशियल एड हो। वी कैन फोकस ऑन वैल्यू चेन, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं रुकेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट पे नहीं जाएंगे, तो उसको प्रोसेस भी करेंगे। वी विल एड वैल्यू ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉमर्स का इनकम बढ़ेगा, इट विल बूस्ट द इनकम। जो एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करेगा। इट विल इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस इन एक्सपोर्ट्स। जो ग्लोबल प्रेजेंस है इंडिया का उसको एनहांस करेगा। रूरल सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप वैल्यू एडिशन करते हो तो रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी। क्लाइमेट एडेप्टेशन में यूज होगा, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले जो एनवायरमेंटल हजार्ड है उसमें रिस्क को रिड्यूस कर देता है। आइडिया तो सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस भी है इसमें। एक, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं इनकी पेरिशेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये जल्दी खराब हो जाता है। स्टोरेज का इशू है, इनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ये क्लाइमेट सेंसिटिव भी होती है। जो लैंड होल्डिंग्स है इंडिया की वो फ्रैगमेंटेड है। एवरेज लैंड होल्डिंग इज लाइक अराउंड 1.2 to 2 हेक्टर्स। एक्सपोर्ट्स के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे उसको मैनेज करना मुश्किल है। अगर उस स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करोगे तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, लोकल में ही सस्ते दामों पर बेचना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड, फर्स्ट, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि पेरिशेबिलिटी का इशू सॉल्व हो। जो एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रमोट करना होगा सेल स्केल की एफिशिएंसी के लिए, प्रोडक्शन साइज बढ़ाने के लिए। ग्लोबल ब्रांड्स बनाना होगा, स्पेशली कैश्यू है, कोकोआ है, सैंडलवुड है, इनके लिए। जो डिजिटल मैपिंग है या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसको यूज करेंगे। जो रूरल स्टार्टअप्स है, वैल्यू एडिशन है, उसको इनकरेज करेंगे। लेट्स सॉल्व फर्स्ट एमसीक्यू। वैल्यू क्रॉप्स primarily include which of the following? Fruits and vegetables. Horticulture contributes approximately what share to the agricultural GVO? It is around 25%. Sorry, it is 37%. Let's jump to the third article. थर्ड आर्टिकल थोड़ा इजी है क्योंकि ये शॉर्ट है। G20 ने सैटेलाइट लॉन्च किया।
इट इज प्रपोज्ड, मतलब ये लॉन्च नहीं किया है, प्रपोज्ड है। इट इज प्रपोज्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेड बाय इसरो, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2027। ये किसका है? G20 का। लीड कौन कर रहा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। G20 के जो कंट्रीज है ये इसमें कोलैबोरेट करेंगे, सो ये मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन होगा। पर्पस क्या है? कि भाई सैटेलाइट डेटा जो शेयर्ड हो G20 कंट्रीज के बीच में, फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग, फॉर डिजास्टर फोरकास्टिंग, फिर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करें, जो स्पेस डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया के रोल को प्रमोट करें, स्ट्रेंथन करें। इसके की फीचर्स है, एक, क्लाइमेट मॉनिटरिंग करना, मतलब इट इज गोइंग टू ट्रैक द ग्रीन हाउस गैसेस, एटमॉस्फेरिक चेंजेस एंड ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट। दूसरा, इट विल ऑल्सो ट्रैक द एयर पोल्यूशन, जिसमें एरोसोल्स हो, पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स है, ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन है, इसको मैप करेगा। फिर वेदर एंड डिजास्टर में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये साइक्लोन प्रेडिक्शन जो होता है या फ्लड मॉनिटरिंग जो होता है या ड्रॉट के असेसमेंट में हेल्प करेगा। This G20 satellite is going to be very significant because A, as a community, as member of 20 countries, they will work on a climate governance, जो एविडेंस बेस्ड क्लाइमेट पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करेगा। It will help in disaster management by providing improving early warning systems. This will also enable the collaboration, global collaboration among G20 countries. And larger, मतलब beyond just space, it will also enhance data sharing diplomacy. It will, जो SDGs जो है उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा, कलेक्टिव एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी को ये बिल्ड करेगा G20 सैटेलाइट्स। द चैलेंजेस दैट दिस G20 सैटेलाइट कोलैबोरेशन इज गोइंग टू फेस इज जो प्रोटोकॉल्स है रिगार्डिंग डेटा शेयरिंग अमॉन्ग ऑल दिस 20 कंट्रीज। फिर फंडिंग का इशू आएगा, फंड कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। भले इसरो लीड कर रहा है लेकिन फंडिंग G20 से आना एक्सपेक्टेड होगा। जो G20 में जो 20 कंट्रीज है, दे विल हैव जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट इश्यूज। इस सैटेलाइट को आप डेटा एक्सेस दे रहे हो तो इट माइट गेट शेयर्ड और इट माइट गेट एस्पियोनाज्ड। डेटा सिक्योरिटी के कंसर्न्स है। तो हाउ, व्हाट इज अ वे आउट? वे आउट इज टू हैव क्लियर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। दूसरा, जो ओपन एक्सेस है उसको इंश्योर करो, बट सिस्टम्स को सिक्योर रखो। इंफॉर्मेशन को ओपन एक्सेस दे दो, लेकिन जहां पे ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखो। इसको ग्लोबल क्लाइमेट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करो एंड G20 के बियॉन्ड जाकर लार्जर कोलैबोरेशन के लिए एक्सपेंशन करो। फर्स्ट MCQ, द G20 सैटेलाइट is primarily intended for climate and environmental monitoring. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये G20 सैटेलाइट का इनिशिएटिव इज लेड बाय द प्राउड इसरो। दिस आर्टिकल इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल। एक भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाया गया जिसको नाम दिया BMI पूल। BMI पूल जो है, इट्स अ गवर्नमेंट लेड और गवर्नमेंट बैक्ड मेरीटाइम इंश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर इंडियन शिपिंग। लगभग 13,000 करोड़ का सॉवरेन गारंटी दिया हुआ है। ये बनाया इसलिए टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड इंश्योरेंस कवरेज इवन ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। व्हाई इट वाज नीडेड? क्योंकि हेवी डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब्स, अभी जो इंश्योरेंस है उसमें, तो ये तो बहुत रिस्क है। ये लोग जो होते हैं ये कवरेज को विड्रॉ कर लेते हैं ड्यूरिंग वॉर्स, ड्यूरिंग सैंक्शंस और अराउंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो इस BMI पूल का पर्पस क्या है?
कि ये जो मैरीटाइम ट्रेड है उसमें कंटिन्यूटी को इंश्योर करना, जो फॉरेन इंश्योरेंस डिपेंडेंस है उसको कम कर देना, रिड्यूस कर देना, जो फ्रेट कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है उसको स्टेबलाइज करना, एंड शिपिंग सेक्टर में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बिल्ड करना। इस बीएमआई पूल के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। एक, इसमें कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है, मतलब इसमें सारे जो मेजर रिस्क होते हैं उनको कवर कर लिया है। हल एंड मशीनरी है, खरबों का इंश्योरेंस है, या प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी है, या वॉर रिस्क कवरेज भी है। जैसे पहले बताया 13,000 करोड़ का इसको बैक स्टॉप दिया हुआ है, मतलब ये गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी ली है। देयर इज ए डोमेस्टिक अंडर राइटिंग फॉर दिस। एलिजिबिलिटी बहुत वाइड कर दी है, मतलब ऑल इंडियन फ्लैग्ड वेसल, ऑल इंडियन कंट्रोल्ड वेसल्स, ऑल फॉरेन वेसल्स विच आर लिंक्ड टू इंडियन पोर्ट्स, इन सबको एलिजिबल कर दिया है इस पूल के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में इस पूल को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी होगी, नॉट गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी होगी, और इस रिस्क को पूल बेसिस पर शेयर किया जाएगा। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट गिव्स अ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट हो, सैंक्शंस हो, वॉर सिचुएशन हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, ऐसे टाइम पे। तो ये जो ऐसे जगहों पे, ऐसे सिचुएशन में जो फ्रेट कॉस्ट अचानक स्पाइक हो जाता है, बढ़ जाता है, ये सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो जाता है, इसको ये प्रिवेंट करता है। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव अस फॉरेक्स सेविंग्स, जो आउट मतलब अब्रॉड जो प्रीमियम आउटफ्लो होता है उसको वो कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प इन कैपेसिटी बिल्डिंग। अब चैलेंजेस क्या है? एक, हमारा एक्सपीरियंस जो है डोमेस्टिक अंडर राइटिंग का वो कम है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क एक्सपोजर होगा। जो इंश्योरर्स है, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होगा। एंड जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पूल है इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वी कैनॉट हैव इट जस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, वी नीड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। इट हैज टू बी सस्टेनेबल। और सेम सॉल्व करते हैं द बीएमआई पूल, भारत मेरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है, that primarily provides insurance for maritime shipping. BMI pool is backed by sovereign guarantee of approximately 13,000 crore. Let's jump to the final article. This is phase 3 of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, PMGSY phase 3. This is going to focus on upgradation of the existing roads, consolidation of existing rural roads जो already बने हैं उनको अपग्रेड करेंगे, उनको बेटर क्वालिटी का बनाएंगे, एंड उनको कंसोलिडेट करेंगे। जो फेज 1 था वो कनेक्टिविटी के लिए था, जो फेज 3 है वो है क्वालिटी एंड इकोनॉमिक लिंकेज के लिए। फर्स्ट फेज जो लॉन्च किया गया था वो 2000 साल में लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। 2019 में फेज 3 लॉन्च किया गया। इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2028 तक। ये इट इज डन बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जैसे पहले बताया कि जो लगभग 1.25 लाख किलोमीटर के रूरल रोड है उनको अपग्रेड करना, और जो विलेजेस है उनको कनेक्ट करना, जो ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, उनके साथ। दिस इज गोइंग टू improve द मोबिलिटी, इट इज गोइंग टू improve द रूरल इकोनॉमी एंड access to the service. By doing this, the focus has shifted from new roads to strengthening or betterment of existing links. टाइमलाइन एक्सटेंड हो गया, जैसे पहले बताया कि मार्च 2028 तक, मतलब रोड जो है वो मार्च 2028 तक, और जो ब्रिजेस है वो मार्च 2029 तक। इसके लगभग 85,000 करोड़ का इसको फाइनेंशियल बजट प्रोवाइड किया गया है। लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस जो होते हैं वो लगभग 161 ब्रिजेस को अप्रूव कर दिया गया है। डिफिकल्ट एरियाज में इसका फायदा होगा कनेक्टिविटी के परस्पेक्टिव से।
इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मतलब प्लास्टिक वेस्ट यूज हो जाएगा, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी होगी। अभी जो रोड बनाते हैं वो गर्म करके बनाते हैं ना, हॉट एसफाल्ट होता है, डामर से बनता है, तो ये कोल्ड एसफाल्ट टेक्नोलॉजी यूज होगी। एंड दिस विल प्रमोट द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस के इकोनॉमिक बूस्ट तो मिलेगा रूरल इंडिया में। सोशल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब अच्छे रोड बनते हैं, सस्टेनेबल रोड बनते हैं, तो हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट होता है, मैटरनल मॉर्टेलिटी कम होती है, एजुकेशन पे इम्पैक्ट होता है, लिटरेसी बढ़ती है। रीजनल इक्विटी पे ऊपर फोकस किया जाएगा, स्पेशली हिली रीजन जो है वहां पे फोकस करेंगे, जो रिमोट एरियाज है उस पे फोकस करेंगे, अंडर सर्व्ड रीजन है उस पे फोकस करेंगे। इट इज गोइंग टू हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नॉन फॉर्म इकोनॉमी जो होती है उस पे इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव, एंड लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 primarily focuses on new rural road construction, no. Highway development, no. Upgradation of the existing rural roads, yes. Betterment and consolidation, C is the answer. Second MCQ is, ये योजना कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MRD। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ये है स्मार्ट बुक्स जो अब इसमें स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, प्री और मेंस सबको मिला के ये अवेलेबल है। एंड फॉर ordering your books, you can contact on the number mentioned on your screen. 27th से 27th of April से प्रीफिट एंड APSC इनका क्रैश कोर्स कॉम्बाइन शुरू हो रहा है, विच इज जस्ट एट 6,999। 8 वीक्स में एंटायर सिलेबस रिवाइज किया जाएगा। उसके फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर। एंड देयर इज गोइंग टू बी ए PYQ एनालिसिस प्रोग्राम, जिसमें अगर आप 120 प्लस श्योर शॉट मार्क्स चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन दिस। इसमें सिर्फ 1,000 रुपीज में राजदीप लेकर सर खुद आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ गुड डे।